प्रोसीडिंग के तौर तरीके को डिसाइड कर सकते हैं। तो पार्टी ऑटोनॉमी है यहाँ, और हर प्रोविजन में ये कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेरी, यानी अगर पार्टी ने कोई, यानी जो प्रोविजन यहाँ पे किया गया है उसके अगर विपरीत कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज ने किया होगा तो किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। तो यदि पार्टीज ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस के ऊपर। तो इसी संदर्भ में ये विशेष रूप से बात की जा रही है कि सब कुछ पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड है, पार्टी ऑटोनॉमी की बात की जा रही है यहाँ, एडीआर सिस्टम जितने भी हैं चारों उसमें। लेकिन इस लेवल पे ऑटोनॉमी नहीं होगी कि नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो डिफीट कर जाए, यानी यहाँ पे कोई पार्टी ऑटोनॉमी नहीं होगी। किस मामले में? कि इक्वलिटी ऑफ पार्टी के मैटर पे या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ग्राउंड के लिए या इसके लिए कोई ऑटोनॉमी उनके लिए नहीं होगी। तो इसी सेंस में हम लोगों को बात करनी है इस क्वेश्चन की। तो सेक्शन 18 जो बात कर रहा है कि दोनों पार्टीज को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उनके बीच नेचुरल जस्टिस यानी अपॉर्चुनिटी, उनको फुल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो फुल अपॉर्चुनिटी पार्टीज को होगी और उनको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। किसके द्वारा? तो अपॉइंटमेंट के बेसिस पे, यानी चाहे वो आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हो रहा हो, चाहे उस आर्बिट्रेटर के समक्ष प्रोसीडिंग चल रही हो, सभी लेवल पे ये चीजें फॉलो की जाएंगी। तो अब इस पे अगर बात करें तो arbitration is an important method of alternative dispute resolution ADR where disputes are resolved by neutral third party called an arbitrator instead of court. Even though arbitration is flexible and less formal than litigation, it must still follow basic standard of fairness and justice. यानी सब कुछ के होने के बाद भी इनको कम से कम फॉलो किया जाएगा। किसको? कि बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस को। The foundation of arbitration proceeding lies in the principle of equal treatment of parties and natural justice. These principles ensure that the arbitral process remains fair, impartial and unbiased. यानी कि इन तीन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा, फेयर, इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड। Under Arbitration and Conciliation Act 1996, these principles are primarily embodied in Section 18. जैसा मैंने कहा कि Section 18 में इनको बताया गया, which mandates equally and fair opportunity to both parties. दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी और उनको उनके साथ कोई बायस ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। अब इसके स्टैट्यूटरी बेसिस की बात की जाए तो वही जैसा मैंने कहा सेक्शन 18 में ये बात कही गई है। और सेक्शन 18 क्या कह रही है? The parties shall be treated with equality and each party shall be given a full opportunity to present his case. तो यानी कि सभी इसमें फ्रीडम है, सभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन इस मैटर पे यानी दो मैटर पे इक्वलिटी के ग्राउंड पे और फुल अपॉर्चुनिटी के ग्राउंड पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये नेचुरल जस्टिस का सिस्टम है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में ही जज नहीं हो सकता या दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई जस्टिस नहीं दी जा सकती, कोई डिसीजन नहीं दिया जा सकता। तो अब ये नेचुरल जस्टिस का जो सिस्टम है, जो दो बातें यहाँ पे मेन तौर पे कही जा रही है वो क्या है? आपके कुछ साथी जुड़ना चाहते हैं भाई? चलिए, तो this section establish two core requirements: equality of treatment, full opportunity to present the case. These requirements are considered mandatory provision and cannot be waived by agreement between parties. यानी इन बेसिक सिद्धांतों को त्याग नहीं किया जा सकता या छोड़ा नहीं जा सकता। The provisions is derived from Article 18 of the UNICITRAL Model Law reflecting international arbitration standards. यानी इसकी बात की थी हम लोगों ने पहली क्लास में ही कि यहाँ ये इंटरनेशनल प्रोविजन है और यहीं से डिराइव होता है हमारा आज का जो आर्बिट्रेशन एक्ट है। यानी जो पहले एक्ट था हमारा 1940 का, उस एक्ट को अमेंड किया गया इसी को फॉलो करने के लिए। और यहाँ इसकी आर्टिकल 18 में भी यही जस्ट डिटो यही बात की गई है। तो इसलिए हम लोगों ने भी यानी इंडिया ने भी अपने आर्बिट्रेशन एक्ट में इस सिद्धांत को फॉलो करने के लिए सेक्शन 18 को एम्बेड किया, यानी इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया।
अब अगर हम लोग नेचुरल जस्टिस के सिस्टम की बात करें तो नेचुरल जस्टिस का सिस्टम दो मेन बातें कहता है। क्या क्या? आरडी अल्टरम पार्टम राइट टू बी हर्ड, यानी कि किसी व्यक्ति को सुने जाने का अधिकार होगा। हियर टू अदर, और दूसरे व्यक्ति के ऊपर ये बाध्यता है कि वो दूसरे पार्टी को भी सुन करके तब डिसीजन दे, यानी जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, चाहे हम उसे जज का नाम दें, चाहे आर्बिट्रेटर का नाम दें या मीडिएटर का नाम दें, कुछ भी नाम देंगे, उसकी ये ड्यूटी है, वो ड्यूटी बाउंड है कि हियर द अदर साइड। अब ईच पार्टी मस्ट बी गिवन एडिकेट अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट एविडेंस एंड आर्गुमेंट्स, यानी जो एक पक्ष को आपने सुन लिया, दूसरे पक्ष को आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, या वो एविडेंस लेके आना चाहता है तो आप उसे एडमिट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पार्टीज मस्ट रिसीव प्रॉपर नोटिस टू हियरिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स, उसे नोटिस भी मिलनी चाहिए ताकि वो अपना बचाव, अपना डिफेंस अच्छे तरीके से कर सके। और दूसरी बात है इसी से रिलेटेड, नेमो जुडेक्स इन काजा सुआ, यानी अपने ही मैटर में कोई व्यक्ति जज नहीं हो सकता, रूल अगेंस्ट बायस, यानी जब आप ही जज होंगे और आप ही का मैटर होगा तो स्वाभाविक है कि बायसनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। और हर व्यक्ति में ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अपने मैटर में स्वाभाविक रूप से झुकाव उसका आ जाता है। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे देश में, या कुछ लोग हैं कहानियों में, किस्सों में जो सुनने में आता है कि चाणक्य के पास एक व्यक्ति मिलने गया तो उनके पास एक दीपक जल रहा था, और जब वो व्यक्ति पहुंचता है वहां मिलने के लिए, अपनी बातचीत स्टार्ट करता है, तो उन्होंने अपना वो दीपक बुझा दिया और दूसरा दीपक जला लिया। तो उन्होंने पूछा कि ये दीपक, आपने एक दीपक बुझाया और दूसरा जलाया, इससे क्या फायदा हुआ? तो उन्होंने कहा मैटर ये है कि ये जो दीपक जल रहा था, मैं राज्य कार्य का, मतलब जो राज्य का कार्य था वो कर रहा था, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा था, तो इसलिए राज्य वाला दीपक जल रहा था। और आपसे जो मेरी बातचीत हो रही है ये पर्सनल है, तो इसलिए अब मैंने अपना दीपक जला लिया, मेरे दीपक में मेरा तेल है और वो राज्य का तेल था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो हम लोगों में से, चूंकि मैं तो कम से कम इस लेवल का नहीं हूं कि मान लीजिए मुझे कोई सुविधा कहीं से मिली हुई है तो मैं उस सुविधा को एंजॉय करूंगा, सोचूंगा कि ये मेरा राइट है। तो इसीलिए ये बात कही जाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज न हो, क्योंकि वो निश्चित रूप से पक्षपात करेगा और पक्षपात रहित जजमेंट आने की संभावना नहीं होगी। सर नो टॉपिक का क्या पर्सन, नाम है? सॉरी, टॉपिक क्या चल रहा है? इसीलिए स्टार्टिंग में जुड़ना चाहिए हम लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। ये टॉपिक ये चल रहा है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में पार्टी ऑटोनॉमी की बात की जा रही है हर लेवल पे, और अच्छा। उनके फ्रीडम की बात की जा रही है, दूसरी तरफ एग्रीमेंट पे सब कुछ बेस्ड रहेगा। लेकिन ये फ्रीडम इतनी नहीं होगी कि नेचुरल जस्टिस के सिस्टम को वायलेट कर दिया जाए, नेचुरल जस्टिस के सिस्टम को फॉलो किया जाएगा और ये मैंडेटरी है, किसी भी हाल में इसको वेव नहीं किया जा सकता। यही टॉपिक हम लोगों का चल रहा है। ठीक तो है। नो पर्सन शुड बी ए जज इन हिज ओन काज, यानी अपने मामले में कोई व्यक्ति जज नहीं हो सकता। आर्बिट्रेटर मस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल, यानी वो पक्षपात रहित होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, और उसका कोई कंफ्लिक्ट है सब्जेक्ट मैटर से या पार्टी से तो उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। अब देखिए, अब ये जो साहब हमारे जुड़ेंगे, शिवम सुधान जी, तो ये आप कहेंगे कि सर मतलब, और ये बात मेंशन कर दी गई है अलग से, जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, तो वहां पे ये बात क्लियरली मेंशन की गई है कि आर्बिट्रेटर अपने किसी कंफ्लिक्ट को डिस्क्लोज करेगा। यानी मान लीजिए कि मैंने कहा कि आप लोग मेरे आर्बिट्रेटर होंगे, तो जैसे ही मैंने ये कहा तो आप लोग ड्यूटी बाउंड हैं इस बात के लिए कि आप लोग डिस्क्लोज करेंगे इस बात को कि हाँ सर, आपने तो हम लोगों को ये सम्मान दिया, अच्छी बात है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट मैटर से सब्जेक्ट मैटर में मेरा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए आप मुझे अपॉइंट ना करें एज ए आर्बिट्रेटर तो ज्यादा अच्छा है। यानी आपकी ये ड्यूटी बन जाती है, आर्बिट्रेटर की ये ड्यूटी बन जाती है को डिस्क्लोज करे इस बात को। तो इस तरह की बात यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे वहां तो ये क्लियर करेंगे। तो दिस प्रिंसिपल अप्लाई इवन दो आर्बिट्रेशन इज नॉट स्ट्रिक्टली बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड। अब मुद्दा ये आ गया कि इसी एक्ट में ये साथ साथ कहा गया है कि जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स होंगी वो प्रोसीडिंग्स सीपीसी की प्रोसीडिंग से या एविडेंस एक्ट की प्रोसीडिंग से या एविडेंस एक्ट के रूल से बाउंड नहीं होंगी। इसका मतलब कि सीपीसी में जो मैंने कहा कि नेचुरल जस्टिस के सिस्टम को फॉलो किया गया है और बिना कहे ही वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। मतलब
अपरेंटली ये वर्ड यूज नहीं किया गया है नेचुरल जस्टिस, लेकिन नेचुरल जस्टिस के सारे प्रिंसिपल को यहाँ पे फॉलो किया गया, चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें आप, चाहे सीपीसी की बात करें। तो इसीलिए ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि आर्बिट्रेशन जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड या एविडेंस एक्ट को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इसके बाद भी नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग एक व्यवहारिक उदाहरण लें तो जस्टिस यूयू ललित का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी इस तरह का बहुत सा एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो यहाँ उनके सामने जो मैटर आया जिसकी हियरिंग करनी थी उनको, और उस मैटर में वो पहले से इन्वॉल्व रह चुके थे बीइंग ए एडवोकेट। और कैसे और किस रूप में, तो जैसे जब बाबरी यानी जो हमारा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था राम टेम्पल वाला, उसका केस चल रहा था, तो यूयू ललित उसी मामले के पार्टीज के पहले एडवोकेट रह चुके थे। उस मामले से वो डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन कल्याण सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन हुआ था, यानी कि वो जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था गिर गया था, तो कल्याण सिंह को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था यूयू ललित ने बीइंग एडवोकेट। तो उन्होंने ये कहा कि मैं चूंकि इस मामले में पहले से जुड़ा रहा हूं, इसलिए मुझे इसकी हियरिंग नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह से वो कई मामलों से इस तरह से अपने आप को अलग उन्होंने किया। और जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि मोहम्मद सिद्दीक केस, ये वही डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर वाला केस है, यानी राम मंदिर टेम्पल वाला केस है। और इसी तरह से उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट केस से अपने आप को अलग किया था, फिर उन्होंने याकूब मेनन केस से अलग किया था अपने आप को, और जगन मोहन रेड्डी का केस जो करप्शन का था उससे भी उन्होंने अपने को हियरिंग से अलग किया था। यही बात सेम डिट्टो अप्लाई होती है आर्बिट्रेशन पे भी, कि अगर आर्बिट्रेटर भी मैटर से किसी तरह से इंटरेस्टेड है तो वो डिस्क्लोज करे अपने आप को, और अपने आप को बीइंग ए आर्बिट्रेटर उसमें इन्वॉल्व ना करे, या हियरिंग से अलग हो जाए, सुनवाई ना करे। अब इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट इन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, तो किन किन प्रोविजंस पे कहाँ कहाँ इसे लागू किया गया है और कैसे कैसे ये बात यहाँ पे दिखती है आर्बिट्रेशन एक्ट में। तो अब उसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो इक्वल ट्रीटमेंट मस्ट बी इंश्योर्ड थ्रू आउट ऑल स्टेजेज ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी सभी स्टेज पे इसे फॉलो किया जाएगा। अब कुछ उदाहरण जो है वो क्या है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, जैसा मैंने पहले ही आपसे कहा कि द सिलेक्शन प्रोसेस मस्ट बी फेवर वन, नॉट फेवर वन पार्टी, यानी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो केवल एक पार्टी को फेवर न करे। तो इसके लिए क्या प्रोविजन मैकेनिज्म रखा गया कि यदि कोई एक आर्बिट्रेटर होगा तो दोनों पार्टीज मिल करके, यानी पार्टी ए और पार्टी बी दोनों मिल करके सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। मान लीजिए सी को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है तो सी को दोनों पार्टीज मिल करके अपॉइंट करेंगे। अगर तीन आर्बिट्रेटर होंगे तो ए अपॉइंट करेगा एक आर्बिट्रेटर को यानी वन को, और बी आर्बिट्रेटर टू को अपॉइंट करेगा, और ये दोनों मिल करके एम्पायर आर्बिट्रेटर यानी थ्री को अपॉइंट करेंगे। यानी ये प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर होगा और इसे अपॉइंट करेंगे ये दोनों आर्बिट्रेटर मिल करके। तो इसलिए सभी पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन हो, यहाँ कहने का मतलब ये है कि किसी पार्टी के फेवर होने के चांसेस घट जाएं या कम हो जाए। और इसी के साथ जैसा मैंने कहा कि अगर पार्टीज को इस बात की नॉलेज नहीं है, या वो भूल जाते हैं, या कोई दिक्कत है, या कोर्ट अपॉइंट कर रहा है, मान लीजिए पार्टी एबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए और कोर्ट ने अपॉइंट किया आर्बिट्रेटर को, तो आर्बिट्रेटर की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो डिस्क्लोज करे अपने मैटर को, जैसा ऊपर हम लोगों ने यू ललित जी का एग्जांपल लिया। तो इस तरह से आर्बिट्रेटर ड्यूटी बाउंड है कि वो डिस्क्लोज करे कि वो सब्जेक्ट मैटर से या पार्टी से, दोनों में से किसी तरह से वो अगर इंटरेस्टेड है या कनेक्टेड रहा है या कनेक्टेड है वर्तमान में, तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस बात को। अब कंडक्ट ऑफ हियरिंग, बोथ पार्टीज मस्ट रिसीव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट करने के लिए, तो एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए, विटनेस प्रेजेंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए, और आर्गुमेंट प्रेजेंट करने के लिए, यानी आर्गू करने के लिए उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जुड़ जाइए साहब आप भी। चंद्रशेखर जी कहाँ रहते हैं भाई, बहुत लेट आप इस समय। तो ये यानी कि सभी जो हियरिंग के जो सभी स्टेजेस पे, यानी एविडेंस के लिए, विटनेस के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए या आर्गुमेंट के लिए, सभी उसमें उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और प्रॉपर मिलेगी, इक्वल मिलेगी। प्रोसीजरल डिसीजंस, द ट्रिब्यूनल मस्ट नॉट इसका अडॉप्ट। मतलब ये हुआ
हाँ कि यदि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो इस केस में वो रिव्यू में भी जा सकता है। बिल्कुल, अभी जस्ट इसी के हम लोग इफेक्ट की बात करेंगे या कॉन्सिक्वेंस की बात करेंगे, तो आपकी वही बात आ जाएगी सामने कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर फॉलो नहीं किया गया इस नेचुरल जस्टिस के सिस्टम को। तो वो फिर जो अवार्ड आएगा उसे चैलेंज कर दिया जाएगा इसी ग्राउंड पे। अब इसके बाद प्रोसीजरल डिसीजंस की बात करें तो द ट्रिब्यूनल मस्ट नॉट अडॉप्ट प्रोसीजर्स दैट डिसएडवांटेज वन पार्टी, यानी कोई ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करेगा वो जिससे कि किसी एक पार्टी को एडवांटेज या दूसरी पार्टी को डिसएडवांटेज मिलता हो। तो यानी वो ध्यान रखेगा कि वो सारे प्रोसीजर इसी ढंग से अडॉप्ट करे या उन्हें फॉलो करे जिससे कि दोनों पार्टी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले और फुल अपॉर्चुनिटी उन्हें मिले। कम्युनिकेशन एंड डिस्क्लोजर, all materials submitted by one party must be made available to other। अब यहाँ ये जो बात कह रही है, जब आप बीएनएसएस पढ़ेंगे या सीपीसी पढ़ेंगे तो वहां यही सेम डिट्टो बात कही गई है, बताई गई है कि जब एक्यूज आता है पहली हियरिंग पे तो उसे प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो भी उसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं या लगाए जाने हैं या जो विटनेसेस आने हैं उसके अगेंस्ट या जिन मटेरियल पे प्रोसिक्यूशन भरोसा कर रहा है जिसके आधार पे वो अपने केस को प्रूव करेगा, वो सभी एक्यूज को बताए जाएंगे, वो सभी एक्यूज को दिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे पहली हियरिंग पे ही। उसी तरह से सीपीसी में बात की गई है कि जब सीपीसी में समन भेजा जाता है पार्टी को तो समन के साथ ही प्लेंट की कॉपी वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स हैं भेज दिए जाते हैं ताकि पार्टी अपना डिफेंस आसानी से सरल तरीके से कर सके, उसे ये पता चले कि उसके ऊपर एलिगेशन क्या है। अगर क्रिमिनल केस की बात आप करें और सिविल मैटर में बात करें आप तो उसके अगेंस्ट किस तरह के राइट्स का क्लेम किया गया या उसकी किस तरह की लाइबिलिटी बनने वाली है। तो इसीलिए पार्टी को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना डिफेंस सही तरीके से कर सके। तो इसलिए ये बात की जा रही है कि उसे सारे मैटर डिस्क्लोज किए जाएंगे कि किस सेंस में उसे अपना डिफेंस करना है। प्रॉपर नोटिस रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, यानी प्रोसीडिंग स्टार्ट होने की, यानी ये सबसे पहली बात है, सबसे बेसिक बात है कि प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए जो टाइम होगा, डेट होगा, प्लेस होगा, उसकी नोटिस दी जाएगी अपोजिट पार्टी को। If these principles are violated, the award may be challenged under section 34 of Act। और ये पूरा कॉन्सिक्वेंस हो गया इसका नॉन फॉलो या आप कहें कि वायलेंस ऑफ दीज नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स, यानी वायलेशन हो गया उसका, तो फिर ये ग्राउंड बन जाएगा चैलेंज का अवार्ड को। अब इससे अधिक तो कुछ हो ही नहीं सकता कि अवार्ड को ही आपने चैलेंज कर दिया और अवार्ड को भी नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है, इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। अभी नीचे केसेस में हम लोग निश्चित रूप से यही बातें देखेंगे। अब इसके बाद लैंडमार्क केसेस जो इससे रिलेटेड हैं, क्या क्या कहा गया, किन किन केसेस में किस रूप में कहा गया। एसोसिएट बिल्डर्स वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 2015 का सुप्रीम कोर्ट का केस है और इसमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस सच एज डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट एविडेंस कैन रेंडर एन आर्बिट्रल अवार्ड लाइबल टू बी सेट असाइड अंडर सेक्शन 34। सेक्शन 34 में ही अवार्ड को चैलेंज करने की बात की गई है, तो इसीलिए बार बार ये सेक्शन 34 आएगी सीन। द कोर्ट emphasized that arbitration must comply with fundamental policy of Indian law including natural justice, यानी जो हमारे भारतीय विधि हैं उनको फॉलो करेंगे आर्बिट्रेशन में, प्रोसीडिंग में, और नेचुरल जस्टिस सिस्टम को या नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को तो फॉलो किया ही जाना है। अब निश्चित रूप से भले सीपीसी के पूरे टेक्निकल प्रोविजन को फॉलो न किया जा रहा हो या एविडेंस, यहाँ कहने के पूरी बात को अगर पूरे सेंस को आप लें तो इसका कहने का मतलब, अगर आपने कहा कि फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ, तो इसका मतलब सीपीसी को फॉलो किया जाएगा, इसका मतलब एविडेंस एक्ट को फॉलो किया जाएगा, तो ये कहने का मतलब नहीं है। लेकिन फंडामेंटल जो रूल्स हैं, तो फंडामेंटल रूल्स क्या है, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को फॉलो किया जाएगा, उसका पालन कम से कम किया जाएगा, भले उसकी टेक्निकलिटी को फॉलो न किया जाए। श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड टफ डीलिंग प्राइवेट लिमिटेड 2018 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ ए पार्टी इज not given proper notice or opportunity to participate, the arbitral proceeding become invalid. This case reinforced the importance of ad alteram partem in arbitration। यानी कि बार बार आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि आर्बिट्रल अवार्ड की अपील होगी नहीं होगी, तो अपील जनरली नहीं होती है। जैसे अगर ये सिविल मैटर होता या क्रिमिनल मैटर होता तो आप क्या कहते, अपील में चले जाते,
जनरली उसका सबसे जो बेसिक सोल्यूशन होता है किसी जजमेंट का वो अपील होता है, लेकिन यहाँ अपील का प्रोविजन जनरली नहीं है, केवल कुछ एक्सेप्शनल केसेस में है। तो इसलिए आप सेट असाइड करने के लिए जाते हैं, अवार्ड को चैलेंज करते हैं किस ग्राउंड पे, कि ये जो नेचुरल जस्टिस के सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया। सर ये क्रिमिनल केसेस में एडीआर कर सकते हैं फॉलो? नहीं, क्रिमिनल का तो मैंने एग्जांपल दिया। एडीआर क्रिमिनल एडीआर होता है, क्रिमिनल मैटर में एडीआर होता है, लेकिन कहाँ पे? केवल लोक अदालत में, बाकी जनरली नहीं होगा। और लोक अदालत में भी केवल बिल्कुल सिंपल छोटे मैटर्स के लिए, गंभीर मामलों के लिए नहीं। अभी जब हम लोग लोक अदालत पढ़ेंगे तो बिल्कुल उसकी बात करेंगे स्पष्ट रूप से। ओके सर। तो पाम डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 2019 का ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। और यहाँ क्या डिसाइड किया गया? द गवर्नमेंट कैन नॉट क्लेम स्पेशल प्रिविलेज इन आर्बिट्रेशन, यानी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हो रही है तो वहां गवर्नमेंट को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, वो भी एक पार्टी की तरह से ट्रीट की जाएगी और उसे भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी और उतनी ही वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा जैसा कि दूसरी पार्टी को। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट सेक्शन 18 रिक्वायर्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द स्टेट। स्टेट मतलब यहाँ पे चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, जब इस तरह से स्टेट वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब ये किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये राज्य की बात हो रही है, उस सेंस में जैसा आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा हुआ है। तो इस सेंस में इसे यूज करना है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। और इस तरह के बहुत से जजमेंट हैं जहाँ की ये बातें की गई हैं कि स्टेट को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। लेकिन सीपीसी में जब आप पढ़ेंगे तो वहां स्टेट को कुछ मामलों में स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है, जैसे नोटिस की बात की जाती है। वहां सीपीसी की सेक्शन 80 में कहा जाता है कि 60 डेज बिफोर, अगर रिकॉल कर पा रहा हूँ तो 60 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाता है कि हम आपके खिलाफ ये मामला लाना चाहते हैं, ताकि चूंकि ये इसलिए नोटिस की बात की जाती है कि स्टेट के ऊपर बहुत सारा बर्डन है और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपने सिटीजन्स के ग्रीवांसेस को सुने जाने। तो नोटिस देने का दो पर्पज होता है। एक तो स्टेट हो सकता है कि जब उसे नोटिस मिले तो स्टेट उस मैटर को, उस ग्रीवांस को सॉल्व कर ले, उसका रिड्रेसल कर ले, तो मैटर कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं। एक वजह ये है। दूसरा वजह ये है कि कोर्ट के पास स्टेट के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उसे पहले एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि हाँ उसके अगेंस्ट ये मामले आने वाले हैं, ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो दोनों वजह है, एक तो अपने मामले को वो कोर्ट के पहले ही सुलझा सके और दूसरा कि अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो इसी तरह की यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे आर्बिट्रेशन में उसको, स्टेट को अलग कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वेदांता लिमिटेड, ये 2020 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज इज द फाउंडेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड नॉन डेरोगेबल प्रिंसिपल ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसेस, यानी इसे आर्बिट्रल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता। ये अलग होने लायक सिद्धांत नहीं है या प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट, अब रिसेंट कुछ और केसेस की बात की जाए तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ECI, SPIC, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं, 2024, यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर वायलेट्स इक्वलिटी ऑफ पार्टीज, यानी यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट तो हो सकता है, जैसा अभी मैंने कहा ऊपर कि एक जो ए पार्टी है ये और बी पार्टी दोनों मिल करके, अगर सोल आर्बिट्रेटर है तो दोनों मिल करके अपॉइंट करते हैं सोल आर्बिट्रेटर को, और अगर वो 3 हैं तो एक पार्टी 1 को करती है और बी जो है वो 2 को और दोनों 3 को। लेकिन कुछ केसेस में अगर पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं कि हाँ बी ही अपॉइंटमेंट करेगा, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन फिर भी यदि आर्बिट्रेटर इनकैपेबल है, इनएलिजिबल है, तो फिर ये रूल फॉलो नहीं हो पाएगा नेचुरल जस्टिस का, और तब ये वायलेशन माना जाएगा और इसे चैलेंज किया जाएगा। यानी यहाँ हमें समझना है कि यहाँ जो कहा गया कि यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर वायलेट्स इक्वालिटी ऑफ पार्टीज, तो जनरली तो ये होगा, लेकिन यदि पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है इस बात का तो यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट भी हो सकता है। ये आपको समझना है, यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट का ऐसा मतलब नहीं कि आर्बिट्रेटर की जो जेन्युइन उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो ना किया जाए। तो जेन्युइन रिक्वायरमेंट क्या है कि सब्जेक्ट मैटर से वो कनेक्टेड है, इनकैपेबल है, तो फिर उसे बताना पड़ेगा कि मेरी इनकैपेबिलिटी इस सेंस में है या मेरा कनेक्शन इस सेंस में पार्टी से या सब्जेक्ट मैटर से है। और तीसरी बात इसी किसी भी नेशनलिटी का हो सकता है ना सर? ये सॉरी, नेशनलिटी कोई भी हो सकती है जो आर्बिट्रेटर होगा, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है ना नेशनलिटी की। आपकी आवाज थोड़ा सा बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है, अगर स्पीकर पे हो फोन तो। नेशनलिटी कंडीशन नहीं है ना इसमें आर्बिट्रेटर में? किस तरह की?
भाई इंडियन भी हो सकता है, बाहर का व्यक्ति हाँ, भी हो सकता है। ये कंडीशन नहीं है, बस ये यहाँ पे बात हो रही है। मैं 3 पॉइंट पे विशेष फोकस कर रहा था जी कि यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट को लेकर के, और दूसरा सब्जेक्ट मैटर से कनेक्शन को लेकर के, और तीसरा मैं कह रहा था कि उनकी इनकैपेसिटी को लेकर के, इनकैपेबिलिटी को लेकर के। अगर उसके पास कुछ इस तरह की है इनकैपेबिलिटी, इनकैपेसिटी, तो उसे बताना होगा। और इनकैपेसिटी का मतलब कि मान लीजिए आर्बिट्रेटर जो है एक मैटर ए को देख रहा है पहले से, और उसे पता है कि वो समय जो उसे दिया गया है 12 महीने का आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को समाप्त करने के लिए, तो पहले ही वो एक मैटर ए में या फिर बी में या सी में कई मामलों में इन्वॉल्व है, और वो इतना समय नहीं दे पाएगा कि टाइमली आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को समाप्त कर सके, यानी 12 महीने में। तो उसे बताना पड़ेगा कि भाई देखिए, मैं बहुत व्यस्त हूं और 12 महीने में आप लोगों के मैटर को सॉल्व नहीं कर सकूंगा या उस प्रोसीडिंग को पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप मुझे अपॉइंट ना करें। इस तरह की बातें उसके साथ होंगी, तो वो उसे डिस्क्लोज करेगा, ये कहने का मतलब है। तो अब इसके बाद भद्र इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये बिल्कुल रिसेंट 2026 का जजमेंट है, और यहाँ यही अपॉइंटमेंट को लेकर के ही मैटर था। द सुप्रीम कोर्ट reaffirmed the principle of equality, extend even the appointment process of arbitrator, ensuring no party gains procedural advantage। और इसमें जस्ट वही जो ऊपर मैंने अपॉइंटमेंट को लेकर के बातें कही, लगभग वही सारी बातें यहाँ पे थी। सुप्रीम कोर्ट ruled that a party's participation in arbitration does not waive their right to challenge an ineligible arbitrator। यानी पार्टी ए और बी के बीच में आर्बिट्रेशन हो रहा है और दोनों पार्टी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं होगा कि अगर कोई इनएलिजिबिलिटी है आर्बिट्रेटर की तो उसे चैलेंज नहीं करेंगी वो। अगर कोई इनएलिजिबिलिटी है आर्बिट्रेटर के अंदर, तो दोनों में से कोई पार्टी उसे चैलेंज कर सकती है। और ये बात किस सेंस में कही जा रही है कि एक रूल है यहाँ पे कि पार्टीज चाहें तो अपने चैलेंज करने के राइट को वेव कर सकती हैं, कि वो ठीक है आर्बिट्रेटर को किसी ग्राउंड पे चैलेंज नहीं करेंगी, तो उन्होंने वेव कर दिया अपने राइट को। तो अगर वो वेव करती हैं तो डिस्प्यूट एराइज होने के पहले उन्हें रिटेन फॉर्म में ये बताना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा, तब ये माना जाएगा। अदरवाइज ये प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा अपने आप ही कि उन्होंने अपने राइट को वेव कर दिया। किस लिए वेव कर दिया? कि उन्होंने पार्टिसिपेट कर दिया प्रोसीडिंग्स में। तो ये कहने की इस केस में कोशिश की जा रही है। द कोर्ट हेल्ड दैट सच इनेजिबिलिटी अंडर सेक्शन 12 क्लास 5 the Arbitration and Conciliation Act can only be waived by an express written agreement post dispute, यानी dispute के पहले, setting aside previous arbitral award and reinforce strict standard for arbitral neutrality। ये कहा जा रहा है कि यदि इन सिद्धांतों को जो धारा 12 के 5 में बताए गए हैं यदि फॉलो नहीं किया गया है तो इसे चैलेंज किया जा सकता है, और पार्टी के द्वारा उस अपने अधिकार को वेव किया गया तब माना जाएगा जब रिटन एग्रीमेंट डिस्प्यूट एराइज होने के पहले किया गया हो। अदरवाइज पार्टी चैलेंज कर सकती है, और इस तरह के केस में सेट असाइड कर दिया जाएगा अवार्ड को, और फिर से पार्टीज आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती हैं और अवार्ड ले सकती हैं। यानी केवल और केवल इस नेचुरल जस्टिस के सिस्टम मात्र पे ही पूरे अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। अब सर कुछ ये और 12(5) क्या है? 12(5) में पूरे अगर धारा हम लोग 12 की और 13 की बात करें तो 12 में अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर को चैलेंज करने की बात की गई है, उसके ग्राउंड्स बताए गए हैं, और 13 में प्रोसीडिंग बताई गई है कि किस किस तरीके से हम चैलेंज करेंगे उसके अपॉइंटमेंट को। यही बात दोनों धारा 12 और 13 में की गई। तो अगर कुछ और एग्जांपल की बात की जाए तो डिनायल ऑफ एविडेंस। सपोज इन ए कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन पार्टी ए सबमिट्स एक्सपर्ट एविडेंस, यानी कि वो सिविल इंजीनियर को लेके आते हैं, सिविल इंजीनियर को लेके आते हैं एविडेंस के लिए। द आर्बिट्रेटर रिफ्यूज टू अलाउ पार्टी बी टू क्रॉस एग्जामिन द एक्सपर्ट, यानी सिविल इंजीनियर महोदय ये हैं, मान लीजिए कि सीई हैं, तो सीई आते हैं एविडेंस देने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है जब पार्टी आती हैं कोर्ट में एविडेंस के लिए, तो अगर हम लोग बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो यहाँ रूल है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की। तो एग्जामिनेशन कैसे होता है? तो पहले होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन इन चीफ,
तो इसका मतलब हो गया कि इसे हम कहते हैं मुख्य परीक्षा। तो जब जो पार्टी अपने विटनेस को बुलाती है उसके द्वारा जब उसका परीक्षण किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है, तो इसे कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा। और जब अपोजिट पार्टी एग्जामिनेशन करती है तो इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब है कि जो विटनेस ने कुछ कहा है उसकी ट्रूथफुलनेस को या वर्दीनेस को चेक किया जाता है इसी क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से। जैसे अब मैं एक क्रिमिनल एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए ए ने कहा, ए विटनेस है, यानी हम लोग ए को मान लेते हैं कि ये W1 है, ये आया है किधर से, तो ये प्रोजिक्यूशन की तरफ से आया है PW1, यानी प्रोजिक्यूशन की तरफ से जो विटनेस आता है उसे कहते हैं प्रोजिक्यूशन विटनेस, और इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4, जितने विटनेस आएंगे उतना नंबर हो जाएगा, PW1 PW2 PW10 11 जितने भी होंगे। तो PW1 कोर्ट में आता है और कहता है कि मैंने देखा था कि ए जो है बी पे गोली चला रहा था। तो इसने ये बात तो कह दी, लेकिन इसके अगर इसी कहने से इसे हम एविडेंस मान लें और इसी के आधार पे एक्यूज को पनिश कर दें, तो इसका मतलब कि ये सही नहीं होगा इसकी, क्योंकि इसकी सत्यता को परखा नहीं गया, चेक नहीं किया गया। तो फिर दोबारा क्या होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन करता है दूसरा पक्षकार, यानी कौन करेगा, डिफेंस करेगा। तो डिफेंस आकर के ए से पूछेगा कि हाँ मिस्टर ए, आपने देखा था बी को कि बी गोली चला रहा था सी के ऊपर, तो जब बी सी के ऊपर गोली चला रहा था तो उस समय काफी प्रकाश रहा होगा, उजाला रहा होगा, इसीलिए आपने देख लिया होगा। तो ए ने कहा हाँ बिल्कुल एकदम उजाला था, उस समय काफी धूप निकली हुई थी। तो डी ने फिर कोर्ट को बताया कि योर ऑनर, आई विटनेस जो ए है वो कह रहा है कि बी जब गोली चला रहा था सी के ऊपर तो उसमें धूप निकली हुई थी, प्रकाश था, जबकि जो FIR लॉन्च की गई है उस FIR में कहा गया है कि घटना रात में 10 बजे घटित हुई थी, यानी 10 PM को घटित हुई थी। तो इसका मतलब कि ए जो विटनेस है ये झूठा है, विश्वसनीय नहीं है, रिलायबल नहीं है, और इसने घटना को घटित होते हुए नहीं देखा है। तो यही बात की जा रही है क्रॉस एग्जामिनेशन में। यहाँ जो बात की जा रही है कि द आर्बिट्रेटर रिफ्यूजेज टू अलाउ पार्टी बी टू क्रॉस एग्जामिन द एक्सपर्ट, क्योंकि जब तक क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जाएगा किसी विटनेस को तब तक उसकी रिलायबिलिटी चेक कैसे हो पाएगी या उसकी ट्रूथवर्दीनेस कैसे चेक होगी। तो इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि केवल और केवल एविडेंस प्रोड्यूस कर देना या विटनेस को प्रोड्यूस करने की इजाजत दे देना ही सफिशिएंट नहीं होगा जब तक कि उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की भी अपॉर्चुनिटी न मिले। दिस violates ad alteram partem and equal opportunity, making the award vulnerable to challenge, यानी कि चैलेंज करने के लिए बढ़िया गंभीर कारण हो सकता है। एग्जाम्पल 2 की अगर बात की जाए तो इफ एन आर्बिट्रेटर प्रीवियसली वर्कड फॉर वन पार्टी, जैसा यू ललित वाला हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, पार्टी एंड फेल्स टू डिस्क्लोज, और उसे वो डिस्क्लोज नहीं करता है, इट वायलेट्स नेमो जुडेक्स इन सुआ काजा सुआ एंड द अवार्ड में भी सेट असाइड, यानी आर्बिट्रेटर पहले से कनेक्टेड रहा है और वो फेल कर जाता है डिस्क्लोज करने से, चाहे वो जानबूझ के या चाहे अनजाने में ऐसा करता है, चाहे जैसी भी स्थिति हो, तो ये आर्बिट्रल अवार्ड जो होगा वो चैलेंज किए जाने योग्य होगा या सेट असाइड किया जा सकेगा। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन की बात की जाए तो हालांकि हम लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहले ही सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर एक पर्टिकुलर वे में बात की जाए तो चैलेंज टू आर्बिट्रेटर, यानी जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि धारा 12 और 13 में आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को ही चैलेंज करने की बात की गई है। फिर इसके बाद सेटिंग असाइड ऑफ अवार्ड, ये बात की गई है 34 में, ये भी बात हम लोगों ने ऊपर कर ली। अब ये तीसरी नई बात है, रिफ्यूजल टू इन्फोर्समेंट, सेक्शन 48 में ये बात की गई है कि मान लीजिए कि सेट असाइड करने के लिए आपने चैलेंज नहीं किया, आर्बिट्रेटर को भी आपने चैलेंज नहीं किया, तो उसके इन्फोर्समेंट को आप रुकवा सकते हैं या उसे एक्सिक्यूशन को उसके रोक सकते हैं। हालांकि डोमेस्टिक अवार्ड के लिए ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है, ये बात सेक्शन 48 में जो कही गई है वो फॉरेन अवार्ड के संबंध में कही गई है, लेकिन फिर भी फॉरेन अवार्ड के भी एनफोर्समेंट के लिए ये बात कही गई है, तो ये निश्चित रूप से आर्बिट्रेशन एक्ट का ही मैटर है। और यहाँ पे कहा गया स्पष्ट रूप से कि फॉरेन अवार्ड यदि उसमें कोई कोल्यूजन है, कोई फ्रॉड है, कोई चीटिंग है अवार्ड को पाने में,
तो उसको उसके इन्फोर्समेंट को रिफ्यूज किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। और क्यों कोर्ट के द्वारा बात आ रही है यहाँ पे कि जब एग्जीक्यूशन की बात आएगी तो ये एग्जीक्यूशन किसके द्वारा होता है, कोर्ट के थ्रू होता है, और इसे कोर्ट की डिक्री मानते हुए ही इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो वही बात की जा रही है कि कोर्ट उसे इन्फोर्स करने से मना कर देगा, रिफ्यूज कर देगा। Thus the principles act as safeguard against procedural unfairness in arbitration. Importance in arbitration यानी इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने का, तो द प्रिंसिपल्स इंश्योर्स, क्या इंश्योर्स करेंगे ये, फेयर हियरिंग को, इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल को, ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसीजर को, कॉन्फिडेंस इन एडीआर मैकेनिज्म, यानी लोगों का विश्वास बढ़ेगा इस मैकेनिज्म की तरफ, यानी लोगों को लगेगा कि हाँ आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी हमें सही तरीके से जस्टिस मिल सकता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी, यानी जो स्वतंत्रता मिली हुई है पार्टीज को उसके मिसयूज को भी इस पे कहीं ना कहीं रोका जा सकेगा। दे हेल्प आर्बिट्रेशन मेंटेन क्रेडिबिलिटी कंपेरेबल टू जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी कि अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जुडिशियल सिस्टम के प्रति हमारी क्रेडिबिलिटी है, वो क्रेडिबिलिटी इस सिस्टम के प्रति भी आएगी, यानी इसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। अब अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉर्म द कॉर्नर स्टोन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, ये इसका मतलब मुख्य स्तंभ है या उसी पे ये टिका हुआ है। यदि यही दो बातें नहीं होंगी, यानी इक्वल ट्रीटमेंट ना मिले या सभी के साथ सभी को फुल अपॉर्चुनिटी ना मिले, यानी वहां पे बायसनेस ना हो, फेयरनेस ना हो, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होगा। सेक्शन 18 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 मैंडेट्स फेयरनेस, इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द केस, और इसी ग्राउंड पे ये सारा मुद्दा आर्बिट्रेशन का या एडीआर का टिका हुआ है। अब कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कोई डाउट हो तो पूछिए। सर ये पीपीटी आज शेयर कर दें प्लीज। पीपीटी तो अभी तक की सारी एक बार ही कर दो सर। हाँ जी सर, ये सारी कर दो एक बार ताकि हम उसको अच्छा, आप चाह रहे हैं कि मैं इसको एक बार से रिवाइज कर दूं? नहीं मतलब पीपीटी शेयर कर दो थोड़ा सा ये कि जो सीपीसी या एविडेंस एक्ट हैं उनमें स्पष्ट रूप से कहीं नेचुरल जस्टिस वर्ड नहीं यूज किया गया है, लेकिन उन पूरे प्रोविजंस में ये ध्यान रखा गया है कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम को फॉलो किया जाए, यानी नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए। तो अब चूंकि आर्बिट्रेशन एक्ट आपका ये कह रहा है कि हम सीपीसी को या एविडेंस एक्ट को पूरी तरह से फॉलो नहीं करेंगे, एक बात तो ये होगी, इस सेंस में हमें इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को देखना है कि यहाँ पे सीपीसी और एविडेंस एक्ट को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात कही जा रही है कि पार्टीज जो हैं वो फ्री हैं, हर प्रोसीडिंग के लिए, हर बात के लिए वो एग्रीमेंट करके मैटर को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं और उसे फोल्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हम सीपीसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो इंडियन हमारा सिस्टम है प्रोसीजर का उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, एविडेंस का जो रूल है हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट के रूप में उसे भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, और तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि पार्टी जो है फ्री होंगी, जैसे चाहे वैसे कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी प्रोसीडिंग को मोल्ड कर सकती हैं और फोल्ड कर सकती हैं। तो इसका मतलब कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम को भी यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाना है, अगर उन प्रोसीजर उन बातों को हम ध्यान में रखें तो उसी बात को स्पष्ट करने के लिए कि पार्टी ऑटोनॉमी तो है, पार्टी अपने हिसाब से प्रोसीजर को डील कर सकती हैं, सीपीसी को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाना आवश्यक है, एविडेंस एक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन इन सब बातों का ये मतलब नहीं है कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम को ही फॉलो नहीं किया जाएगा, यानी नेचुरल जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो किया जाए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स। तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के लिए वही हम लोगों ने बात की कि नेचुरल जस्टिस के दो मेन प्रिंसिपल्स हैं। क्या दो मेन प्रिंसिपल्स हैं? कि किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में जज नहीं होना चाहिए या किसी व्यक्ति को अपने ही मामले की सुनवाई स्वयं नहीं करनी चाहिए, और दूसरा इसका प्रिंसिपल जो है वो ये है कि कभी भी आपको जब डिसीजन लेना है, किसी मैटर को डिसाइड करना है, तो आपको दोनों पार्टीज को सुनना चाहिए और दोनों पार्टीज को हियरिंग का पूरा मौका देना चाहिए और उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो यानी दोनों पार्टीज को सुन करके उन्हें पूरा अवसर देते हुए और तब किसी निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा उसकी सुनवाई की जानी चाहिए और डिसीजन दिया जाना चाहिए। तो निष्पक्ष पार्टी का मतलब कि वो
सब्जेक्ट मैटर से या पार्टी से इंटरेस्टेड ना हो, यानी अपने मैटर को ही डिसाइड ना करे। अब यानी यही दोनों सिद्धांतों को फॉलो करते हुए डिसीजन आना है, और इसी सेंस में सेक्शन 18 जो है आर्बिट्रेशन एक्ट की यही बात कह रही है। तो सेक्शन 18 क्या कर रही है कि सभी पार्टीज को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उन्हें फुल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपने मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या रिप्रेजेंट, क्या रिप्रोड्यूस करने के लिए? तो एविडेंस, विटनेस, डॉक्यूमेंट्स या जो भी कुछ उन्हें कहना है अपने ट्रिब्यूनल से वो कह सकें और अपने मैटर को रिप्रेजेंट कर सकें। यही पूरा मैटर था। और अब इसका कॉन्सिक्वेंस देखा जाए कि यदि इन सिद्धांतों को फॉलो नहीं किया गया तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि यदि प्रोसीडिंग पूरी हो करके अवार्ड आ चुका है तो उस अवार्ड को ही इसी ग्राउंड पे चैलेंज कर दिया जाएगा कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया, और जहां पे इसे चैलेंज किया जाएगा वहां वो कोर्ट इस अवार्ड को सेट असाइड कर सकता है। इतना इसका कॉन्सिक्वेंस है, यानी इतना गंभीर त्रुटि इसे माना जाता है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो न करने को। एक तो ये हो गया, यानी पूरे अवार्ड को ही हम सेट असाइड कर सकते हैं, एक कॉन्सिक्वेंस ये मिला हमको। और दूसरा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि हम स्टार्टिंग में ही यदि अपॉइंटमेंट में यानी आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट में ही हमें पता चल गया कि बायसनेस हुई है या कोई दिक्कत है या वो इनएलिजिबल है या इनकेपेबल है, तो हम स्टार्टिंग में ही उसके अपॉइंटमेंट को ही चैलेंज कर सकते हैं। तो दो इसके कॉन्सिक्वेंस हो गए, पता चला हम लोगों को। और तीसरा ये हो सकता है कि जब अवार्ड तो आ गया, हम अवार्ड को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस अवार्ड को एग्जीक्यूट न किया जाए या एनफोर्स न किया जाए या लागू न किया जाए। तो ये हमारे पास उपचार है इस तरह के इस नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो न करने के लिए अपोजिट पार्टी के पास ये उपचार हैं। 3 मेजर रेमेडीज हैं पार्टी के पास। और कुछ सर 12(5) का एक्चुअल क्या है, वर्डिंग बताएंगे? 12(5). हाँ बिल्कुल, वर्डिंग बता दे रहा हूँ आपको। 12(5) में जैसा मैंने कहा कि 12 में चैलेंज की बात की गई है, अब आप वर्डिंग सुन लीजिए। यानी 12(5) में आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने की बात की गई है और 13 में प्रोसीजर बताया गया। अब वर्डिंग सुनिए 12(5) की। 12(5) में कहा जा रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनी प्रायर एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, any person whose relationship with the parties or counsel or the subject matter of the dispute falls under any of the categories specified in the 7th schedule shall be ineligible to be appointed as an arbitrator। यानी उसका पार्टी के साथ, सब्जेक्ट मैटर के साथ या काउंसिल के साथ, इवन अधिवक्ता के साथ भी कोई संबंध है तो फिर वो व्यक्ति इनएलिजिबल होगा बीइंग ए आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने के लिए। बाकी ये जो सेक्शन 12 है, सेक्शन 13 है, इसे पूरे विस्तार के साथ हम लोग देखेंगे। कब देखेंगे? जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर को ही देखेंगे। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक ही यही होगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। तो अपॉइंटमेंट को हम लोग देखेंगे, उसके प्रोसीजर को देखेंगे, उसको कैसे चैलेंज किया जाएगा और कैसे उसे प्रोसीडिंग से अलग किया जा सकता है। तो ये पूरा हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा। और कुछ? थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो समाप्त किया जाए। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। पीपीटी कैंसिल कर दीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी कर देता हूँ तुरंत। थैंक यू सर। सर पूरी करना सर, पूरी अभी तक। ठीक है ठीक है। सर 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 ये एक कितने एक सर ये सर कितने सर सेक्शंस होंगे? सर किसमें? सर आई वांट टू नो वन थिंग सर। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सर मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट 1 ए का भी आएगा? नहीं, ये में कोई क्वेश्चन नहीं है, मेनली पार्ट 1। सर जो सर वो आर्बिट्रेशन सेक्शंस एक्ट है, आप लिखवा देंगे ना सर, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? हाँ बिल्कुल, मैं वही टॉपिक लूंगा ही जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जिस पे क्वेश्चन पूछा जाना है। मैं वैसा कोई टॉपिक नहीं लूंगा जो आपके काम का नहीं होगा। काफी लंबा है सर। हाँ थोड़ा सा लंबा रहेगा। और ये इसके लिए बुक चाहिए होगा या बेयर एक्ट चलेगा, क्या चलेगा? बेयर एक्ट से प्लस क्लास से आपका काम चल जाएगा। बेयर एक्ट तो मैंने कल ही खरीदा है सर, काफी मोटे हैं। हाँ तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, हम लोग इजी वे में उसको जहाँ जितना आवश्यक है उतना कर लेंगे, हम लोग का काम चल जाएगा। सर बेयर एक्ट का सिन्हा नाम जी सर ने कहा ना। हाँ तो ये तीनों का मैं PDF आपको दे दूंगा। और अच्छा, ये जो लेबर लॉ है ना सर,
हाँ हाँ उसको मैं आज देख रहा था, वो एक्चुअल में 2019 और 20 के हैं अवेलेबल वो, लेकिन उनको एनफोर्स में लाए हैं वो 2025 में। हाँ, चूंकि उसका विरोध होने की संभावना थी इसलिए वो नहीं चेक नहीं कर नहीं, रहे वो थे कि 2020 के है, कोड है वो, लेकिन हम्म। एक्चुअल में हमारे सिलेबस में तो सुरेश जी कोड है ही नहीं ना, हमारे तो पुराना ही सिलेबस चल रहा है। हाँ, इन्होंने नहीं बढ़ाने नहीं की सर, पुराना कोशिश की सिलेबस है। नहीं है हमारा आपको ध्यान ये पुराना ही रखना है सर, ये हमारा पुराना सिलेबस नहीं है, वो एक्चुअल में नए कोड ही आएंगे हमारे सिलेबस में। और नए कोड जो इसीलिए है ना, नए कोड सुरेश जी आपको पूरा पढ़ोगे तो बहुत भारी है। मैं तो लेबर मिनिस्ट्री में रहा हूँ, जो जिस दिन वो मैं आपको DPLC है ना, वो मेरे अंडर ही था। मैं आपको एक मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन बात भारी और गुड नाइट। नहीं, जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में लिखना है।